हेलो फ्रेंड, जीएस बाई अनुज सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 और 12 से 35 अनुच्छेद में इन्हें परिभाषित किया गया है। तो आज हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानना है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और मौलिक अधिकार कितने दिए गए संविधान में। संविधान लागू हुआ तो कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ होती है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, इन सारे पॉइंटों की आज बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों को समझने से पहले हम यहाँ पर अधिकार शब्द या कहेंगे राइट सब समझते हैं, और एक हम फंडामेंटल राइट या कहेंगे मौलिक अधिकारों को समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। और एक आता है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार आता है। तो यहां पे 3 पॉइंटों की बात कर रहे हैं और एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि अधिकार क्या है। तो अधिकार क्या होते हैं, याद रखना कि समाज के द्वारा जो मांग की जाती है या कहेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा जो मांग की जाती है और वह जो मांग होती है वो कई सारे लोगों की बन जाती है और उन्हें राज्य के द्वारा प्रदान कर दिया जाए, वो क्या कहलाते हैं, अधिकार कहलाते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिकार जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। याद रखेंगे अधिकार क्या है। अधिकार वह चीजें होती हैं, वह जो व्यक्ति के द्वारा मांग की जाती है और वो कई सारे लोगों की मांग बन जाती है और उसे राज्य के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है, अधिकार कहलाते हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की देखिए शुरुआत कहाँ होती है। इसकी शुरुआत कहें तो ब्रिटेन से होती है। उस समय ब्रिटेन की बात है 1215 में ब्रिटेन के एक राजा थे जिनका नाम है जॉर्ज द्वितीय। जॉर्ज द्वितीय हैं, ये शासन कर रहे होते हैं और निरंकुश होते हैं, इन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। तो इनके विरोध में जो भी व्यक्ति खड़ा होता था उसको किसी में फांसी पे लटका देना, किसी को जेल में डाल देना, किसी ना किसी प्रकार से उसका दमन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब लगातार किसी का दमन होता है तो वो क्या करता है, उग्र हो जाएगा या कहेंगे कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप लेता है। वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि ब्रिटेन में जब लगातार राजाओं की नीतियों से जनता असंतुष्ट होती है तो जनता क्या करती है, आंदोलन शुरू करती है। और आंदोलन के द्वारा कहा जाता है कि पहली बार 1215 में एक स्थान है जिसका नाम मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा में एक अधिपत्र जनता के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और राजा जब इसको देखते हैं, जॉर्ज द्वितीय देखते हैं कि कहेंगे इससे तो कई सारी हमारे ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, इस वजह से क्या करते हैं, उसे रद्दी के टोकरे में फेंक देते। और जनता के द्वारा जब रद्दी के टोकरे में राजा के द्वारा फेंक दिया जाता है तो कहा जाता है जनता और उग्र हो जाती है, जनता हिंसात्मक रूप ले लेती है। तो यहाँ राजा के मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि आपको जनता को कुछ अधिकार देने चाहिए, अन्यथा जनता कुछ भी कर सकती है। और पहली बार कहा जाता है कि राजा ने यहाँ पर लोगों को अधिकार दिए और उसे क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा का अधिकार कहा गया। तो याद रखना मैग्ना कार्टा है। अब यहाँ पे बात करें कि मौलिक अधिकार की डेफिनेशन कैसे दे, मौलिक अधिकार है क्या, तो आप बताएंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए। याद रखना व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो राज्य या संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए राज्य या संविधान के द्वारा प्राप्त हो वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। मानवाधिकार क्या होते हैं, इसके लिए हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे, अलग से लेक्चर लेके आएंगे, बड़ा टॉपिक है ये। इसमें बात करें मौलिक अधिकार के बाद आपका मानवाधिकार। तो मानवाधिकार किसकी बात करता है, मानवाधिकार का मतलब वो अधिकार जो हमें जन्म से मिल जाए या हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार आपके कहेंगे ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं या मानवाधिकार कहलाते हैं। जन्म से मतलब जैसे जन्म लेते ही हमें जीने का अधिकार। मानवाधिकार कहता है हम किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी को मारने का अधिकार नहीं। स्वच्छ वातावरण चाहिए, हंसने का अधिकार, मुस्कुराने का अधिकार। अगर ब्रिटेन जा रहे हो तो ब्रिटेन में आपसे कोई नहीं कहेगा कि यहाँ के इंडिया के लोग रहते हो तो इंडिया में को यहाँ मुस्कुराने का अधिकार नहीं या सांस लेने का अधिकार नहीं। तो ये जो हमें किसी सीमा से बंधे नहीं होते वो सब क्या कहलाते हैं, ये आपके ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं या आपके मानवाधिकार कहलाते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कीजिए।
आप वीडियो देखते हैं, लाइव आते हैं और पूरा वॉच कीजिए और साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन दीजिए। आपको समय नहीं मिलता है, बाद में वीडियो देख सकते हैं, दोबारा आपको वीडियो चला के देखें और वीडियो को जो नोट्स आपको मतलब उनको नोट करते जाइए, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे कि अब मौलिक अधिकारों की शुरुआत कैसे होती है। तो कहा जाता है मौलिक अधिकार की बात करें तो पहली बार यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा 1789 में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के रूप में मांग की गई। यहाँ मौलिक अधिकारों की फ्रांसीसियों के द्वारा पहली बार मांग की जाती है कि समानता का अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, भाईचारा का अधिकार चाहिए। और 1791 में कहा जाता है ये अपने संविधान में वर्णित करते हैं। जबकि अमेरिका का संविधान जो 1789 में लागू हुआ, अमेरिका ने कहीं भी मौलिक अधिकारों की बात नहीं की, लेकिन 1791 में प्रथम संशोधन करके मौलिक अधिकारों को उसने जोड़ा। जब मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया तो अब यहाँ पे याद रखना कि मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ दिए गए और हमने भी पहली बार जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़े गए वो भी हमने कहां से लिए, वो हमने अमेरिका से लिए। आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है कि हमने मौलिक अधिकार कहां से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में कि आपने एक एक्ट पढ़ा होगा 1858, तो इसको याद रखना। इस एक्ट को दादा भाई नेहरू जी ने क्या कहा, इसे भारतीय संविधान का या कहेंगे भारतीयों का मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा, या कहेंगे दादा भाई नेहरू जी ने भारतीयों का मैग्ना कार्टा किसे का 1858 एक्ट का। कहेंगे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कौन है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, तो ये पर्यावरण का जो मैग्ना कार्टा है इसे 5 जून 1972 में जो स्टॉकहोम में जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, इसे आपका पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि कहेंगे मानवाधिकार का 10 दिसंबर 1948 को पहली बार कहेंगे यूनो द्वारा यहाँ पर पहली बार मौलिक अधिकार मानवाधिकार की बात की गई, इसलिए और कहा गया कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि मानवाधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा कौन, 10 दिसंबर, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कौन, 5 जून 1972, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किसको बोला जाता है, 1858 एक्ट को। और कहेंगे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा ये मैग्ना कार्टा किसके बोलते हो, तो कहेंगे मौलिक अधिकारों को। किसको बोला जाता है, मौलिक अधिकारों को बोला जाता है। दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहें तो लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, जिसके द्वारा क्या आया, तालुका बोर्ड आया, जिला बोर्ड आया, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती। तो अब यहाँ पर एक एक पॉइंट करके चलते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया, भाग 3 के अंतर्गत किया गया। कितने अनुच्छेद आते, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर मौलिक अधिकारों पे पहली बात हमें गई कि मौलिक अधिकार किसमें रखे गए, भाग 3 में रखे गए। कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। याद रखना ये मौलिक अधिकार कहां से आ रहे हैं, अमेरिका के संविधान से आ रहे हैं। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो आपको याद रखना कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो निषेधात्मक होती है। कैसी होती है, निषेधात्मक होती है। निषेधात्मक मतलब निगेटिव होती है। याद रखना कैसी होती है, निगेटिव होती। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि राज्य संविधान के द्वारा प्रदान किए जा रहे होते हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को देखें तो हर जगह पे ना की बात की गई। जैसे समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, शोषण के विरुद्ध क्या कहा गया कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संस्कृत शिक्षा से रिलेटेड कोई चीज है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो ये जो सारे पॉइंट आपके जोड़े जाते हैं, ये नहीं 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 जो वर्ड आ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो थंब कीजिए। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक है। दूसरी बात करें मौलिक अधिकार हमारे कैसे होते हैं, तो कहेंगे निलंबनीय होते हैं। मौलिक अधिकार हमारे कैसे हैं, मौलिक अधिकार हमारे निलंबनीय है। निलंबनीय का मतलब क्या होता है कि इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी दो प्रकृति आती है। एक आप अनुच्छेद पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 के लागू होते ही, अनुच्छेद 352 के लागू होते ही क्या हो जाता है कि आपके अनुच्छेद 358 द्वारा, 358 के द्वारा अनुच्छेद 9-19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। आपको याद रखना है कब निलंबित हो रही है। तो आर्टिकल 352 के तहत जब आर्टिकल 352 आपात स्थिति लागू हो जाए, या बोला जाता है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह हो जाए, इस आधार पर जब 352 लागू होगा तो 358 के तहत क्या किया जा सकता है कि 19 के अंतर्गत आपकी जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो निलंबित कर दी जाएंगी कुछ समय के लिए। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी आती है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में आती है पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप देखते हैं। दूसरी क्या आती है, निरायुध ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी किसकी बात करता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी बात कहता है कि अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवी किसकी बात करता है, बसने की स्वतंत्रता। और छठी कौन सी है, वृत्ति उपजीविका जीविकोपार्जन जुटाने की स्वतंत्रता। तो ये आपके जो 1906 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो 358 के तहत इनको क्या किया जा सकता है। अब बात करें 359 में किसकी बात की गई, तो 359 के तहत कह रहा है कि 20 और 21 को छोड़कर 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित किए जा सकते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 352 लागू हो गया है तो 358 के तहत 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी जाएंगी। अगर 359 के तहत कहेंगे 352 है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। 359 के तहत 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर देगा। इसलिए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति निलंबनीय है। ये आपके क्या किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, सस्टेन किए जा सकते हैं। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई कि निषेधात्मक का मतलब क्या होता है, निलंबनीय के मतलब क्या होता है और कब ये काम कर रहे हैं। तो 358 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 359 में 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें 20-21 को छोड़कर ही क्यों, तो आप दोस्त बैग जाएंगे तो बैग में आपको पता है 1975 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार में पहली बार कहेंगे अशांति के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशांति के आधार पर क्या लगाया गया, आपातकाल लगाया जाता है। अशांति के आधार पर जब आपातकाल लगाया गया दोस्तों, तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई, जब सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो गए तो यहाँ पर क्या होता है कि गिरफ्तारी में भी संरक्षण देने की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों को बिना किसी कसूर को जेल में डाल दिया गया, किसी को फांसी पर लटका दिया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो गए जिनका आज तक रिकॉर्ड नहीं मिला, ये व्यक्ति गए का। जब ये सारे व्यक्ति गए, आपको ये पढ़ाया जाता होगा कि हैबियस कॉर्पस जो सुप्रीम कोर्ट ने गलती की थी, कहा जाता है हैबियस कॉर्पस, और इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उसने अपनी गलती सुधारी, अपने कलंक मिटाने की कोशिश की है। ये दोस्तों किसी दिन एक इस टॉपिक को लेके आएंगे, आपको जो पॉइंट होते हैं थोड़े थोड़े इनको अलग से पढ़ाएंगे और आपको ये रोचक भरे क्वेश्चन जो है आपको बताया जाएगा कि 20-21 का कैसे दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी गलती सुधारी, कैसे हैबियस कॉर्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 359 के तहत 20-21 को इस काल में क्या होता है कि पहली बार और अंतिम बार अशांति के आधार पर क्या लगाया गया, यहाँ पर आपातकाल लागू किया गया। बहुत सारे लोग ऑन ऑफिशियल जेल में डाल दिए गए, गायब हो गए, आज तक डाटा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे 2 आर्टिकल जोड़ दिए गए, 358 के तहत 19 में 6 और 359 के तहत 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते। दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। आगे बात करें कि मौलिक अधिकार आगे क्या कर रहे हैं। कहेंगे मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आपके न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। कैसे होते हैं? न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। अब वाद योग्य क्या मतलब होता है? अगर कहें मौलिक अधिकार वाद योग्य क्यों होते हैं, अब यहां पे एक पॉइंट और जोड़ लेंगे। ये जो पॉइंट जोड़ा गया, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ दिया गया कि 2021 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो गिरफ्तारी में भी संरक्षण देने का प्रावधान जो 2021 में किया गया है, जो दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा और अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। ये किस में बताया गया? 21 किसकी बात कर रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, प्राणों को उनसे वंचित केवल विधि के आधार पर किया जाएगा। ये आपके दोनों चीजें आ गई यहाँ पे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट क्या बताया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके मौलिक अधिकार कहते हैं न्यायालय में वाद योग्य हैं। अर्थात आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो अनुच्छेद 32 वो क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। दोस्तों 2018 यूपी पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाया जाता है? तो 226 के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर न्यायालय में बता दिया गया कि ये वाद योग्य है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए, क्या थंब कीजिए और सेशन को शेयर जरूर करिए। आप शेयर करिए, अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो आप बताओ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सेशन को आप शेयर कर दें, लाइक करें, प्लीज शेयर जरूर कर दिया करिए। तो यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 226। समझ में आ गया कि न्यायालय में कैसे हैं ये वाद योग्य हैं। अब आगे बात करें कि मौलिक अधिकार जो लाए गए तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था। मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है हमारे संविधान में, ये जो उद्देश्य है मौलिक अधिकार का, उसका उद्देश्य आपका क्या है कि राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं कहेंगे राजनीतिक संरक्षण देना या कहेंगे विषमताओं को खत्म करने का प्रयास करना है, पर प्रतिबंध लगाना है। ये किस में बताया गया है? ये मौलिक अधिकारों के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ रही है? किसके बारे में कहा गया? मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया कि इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थापना करना है। इसके अंतर्गत कहा गया कि अब मौलिक अधिकार में हमने कहा कि अभी पीछे पढ़ा था कि नागरिकता के अंतर्गत कौन कौन से मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए। तो आपको याद रखना ये मौलिक अधिकार जो दिए गए, ये मौलिक अधिकार भारतीयों को केवल 15 मिला है, 16 मिला है और आपका 19, 29, 30। तो आपको याद रखना इसके अलावा कोई भी मौलिक अधिकार आता है और 51 का कहा, तो आपको याद रखना है केवल ये भारतीय नागरिकों को दिए गए, विदेशियों को नहीं। 15 मतलब धर्म, जाति, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कह रहा है अवसर की समानता, 19 कह रहा है स्वतंत्रता की बात कह रहा है, 29 कह रहा है संसदीय शिक्षा को बनाए रखने, 30 कह रहा है कि धार्मिक संतता स्थापित करने की, 25% ST/ST और दुर्बल वर्ग को आरक्षण देने की बात करें, 51 कर्तव्य बताए गए। तो ये केवल और केवल किसको दिए गए? भारतीयों को दोस्तों दिए गए। सेशन अच्छा लग रहा है तो थंब कीजिए। अब आपको बताना है कि 19 यहां पर जो दिए गए हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहेंगे, जो अभी अपने शब्द का यूज किया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शब्द यूज किए, ये मौलिक अधिकारों के अलावा कहेंगे जो इसका उद्देश्य है, ये नीति निर्देशक तत्व के अलावा और कहां पर मिलते हैं, इन शब्दों का यूज और कहां किया गया है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वर्ड हैं ये DPSP के अलावा और आपको कहां मिलते हैं। आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और लाइक करिए। तो किसके माध्यम से ये दिए गए तो ये आपको बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, आगे जल्दी बोलिए।
तो यहां पे आगे बात करें कि यहां पर मौलिक अधिकारों से कि कितने यहां पे आर्टिकल दिए गए, तो अब यहां पे बात कर ले कि भारतीय संविधान में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के लिए वर्णन किया गया। और मौलिक अधिकार कितने थे, तो कहा जाता है इसके लिए 2 समितियां बनाई जाती है सन 1948 में। पहली आती है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और जनजाति समिति आती है। इस समिति के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार पटेल। आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन बनाएगा, सरदार पटेल। और जो उप समिति बनाई गई, उप समिति जो बनाई जाती है, उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों, जल्दी बताओ, जेबी कृपलानी। कौन बनाए गए, जेबी कृपलानी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार आपके कितने हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, सरदार पटेल। और जो उप समिति बनाई गई मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, जेबी कृपलानी बनाए जाते हैं। सन 1948 में समितियां ये समिति के अंतर्गत आते हैं। और आपको पढ़ाएंगे जब संविधान सभा बनती है तो इसके अंतर्गत आपकी 13 समितियां बनाई गई थी, उसमें से एक आपकी ये भी समितियां। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं। आपको सारे आर्टिकल वाइज याद कराए जाएंगे, एक एक आर्टिकल आपको याद कराए। जब भी आप याद करें तो आर्टिकल की पकड़िए कि आर्टिकल में जान कहां है, उस जान को नोट करिए, पहले उसको याद करिए, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़ना सीखिए। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या यहाँ पर देखिए, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो इनकी संख्या 7 थी। ये कब की बात कर रहे हैं, 7। वर्तमान संख्या देखी जाए तो 6। तो पहला मौलिक अधिकार कहता है समता का अधिकार। दोस्तों नोट कर लेंगे, पहला मौलिक अधिकार कौन आता है, समता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार बात करें तो कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कह रहा है समता का भी अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे आर्टिकल की बात करें तो तीसरा यहां पर कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा है। तो कितने हो गए मौलिक अधिकार, 3 हो गए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे की बात करें, चौथा जो है ये कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद पांचवें की बात करें, पांचवा कौन आता है तो कहेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और यहीं पे आपका एक मौलिक अधिकार और जुड़ा था, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, आप राइट डाउन कर लेंगे। अगला मौलिक अधिकार यहां पर जुड़ा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और इसके बाद अधिकार जोड़ा गया, इसे बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो यहां पर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, यहां पे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। तो ये 6वां, ये 7वां। लेकिन दोस्तों यहां पे जो संपत्ति का अधिकार दिया है इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, इसे विधिक अधिकार बना। दोस्तों आपको जब ये पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाया जा रहा है, यहाँ पे सारी चीज चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे जब ये समाप्त हो गया तो वर्तमान कितनी संख्या बचती है, कहेंगे 6। तो आप दोबारा देख लो कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृत शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ दोस्तों आपका जो संवैधानिक उपचार है इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा कि वास्तव में अगर व्यक्ति को कोई अधिकार देता है तो वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर ले कितने मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत रखे गए। तो समता के आधार की बात करें तो इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक रखे गए। 14 से 18 तक किसका वर्णन किया गया, तो आप कहेंगे समता के आधार का वर्णन किया गया। स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से 22 तक,
19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करें तो आपके 22, 23 और 24 इसमें 2 आर्टिकल रखे गए। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 तक और संस्कृत एवं शिक्षा इसमें 29 और 30। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार ये 31 में रखा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 244वें संविधान संशोधन द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो 31 समाप्त हो गया, तो अब कौन बचा? 32 से 35। तो यह 12 से 35 तक किसकी बात की गई है? 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि मौलिक अधिकार जब संविधान लागू हुआ उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या दोस्तों आपकी 7 थी। वर्तमान इसकी संख्या कितनी है? इसकी वर्तमान संख्या 6 है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर लाइव आते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए। अब आगे बात करते हैं कि इनमें किसकी किसकी बात की है और हर एक टॉपिक को डीप में समझेंगे। आपको जो मतलब की चीजें हैं आप जरूर नोट करेंगे और डेली आप रिवाइज करिए। आप देखिए आपके 6 महीने बाद आपकी पॉलिटी ऐसे लगेगी कि हलवा लगेगा। ऐसे खेल खेल में आप क्वेश्चन करेंगे। आप केवल यही नहीं, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आपका लेवल यहां होगा, आपको लगेगा कि नहीं पॉलिटी ज्यादा पूछी जाए, हम अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, तो यहां पर समझ में आ रहा है कि कितने मौलिक अधिकार हो गए। अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो यहां पर मौलिक अधिकार जब संविधान लागू हुआ कितने थे? 7 थे। मौलिक अधिकारों की जब समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आप कहेंगे सरदार पटेल। जो उप समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जेबी कृपलानी बनाए। अब यहाँ पे अनुच्छेद हम 12 की बात करते हैं। अब यहां से हम आर्टिकल की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और आर्टिकल आप नोट भी करते जाएंगे। अनुच्छेद 12 की बात करें तो 12 में किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखना कि 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया? कहेंगे राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य को परिभाषित किया गया दोस्तों। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे राज्य का कतई मत अंदाजा ये मत लगाना, ये मत बोलना कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, या आपकी किसी स्टेट की बात की जा रही। तो यहां पर इसका सीधा सीधा मतलब है कि राज्य का मतलब होता है कि वो बॉडी या संस्था जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा होती है और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हैं, क्या कहलाते हैं? और राज्य कहलाते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो राज्य का मतलब यहाँ पे यूपी, महाराष्ट्र, एमपी से मतलब नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब होता है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हों, वह बॉडी या संस्था जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष द्वारा लाभान्वित होते हैं। इसमें आपका जैसे बात करें तो डीएम भी आता है, इसमें प्रधान भी राज्य है, आपका ग्राम विकास अधिकारी भी राज्य बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपका जो मंत्री आता है वो भी राज्य है। तो इसके अंतर्गत जितने सरकारी वगैरह आ रहे हैं, पद हैं, ये हैं, सब किस में आते हैं? राज्य के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत अगर बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए राज्य के अंतर्गत, तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपके विधि आयोग ने बीसीसीआई को भी कहा था कि आप राज्य के अंतर्गत आते हैं और आपको भी अधिकार है कि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत आप जानकारी दें। दोस्तों आप नोट कर लेंगे कि राज्य की डेफिनेशन क्या दे रहा है। और इसी के अंतर्गत बात करें एलआईसी जो है वो भी आपकी राज्य के अंतर्गत आती है। दोस्तों मजा आ रहा है? तो यहाँ पे हमने राज्य की परिभाषा क्या बताई? राज्य का मतलब होता है कि जो आपका सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष द्वारा लाभान्वित हो, सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, वो सब क्या थे? राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे बीसीसीआई, जैसे एलआईसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलआईसी की बात कर रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि राज्य की परिभाषा की बात करें तो सर्वप्रथम एक व्यक्ति निकल कर आते हैं इंग्लैंड निवासी, जिनका नाम था प्रोफेसर गार्नर। गार्नर ने सर्वप्रथम राज्य की डेफिनेशन दी कि राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आपको याद रखना उनके आधार पर 4 पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है, वो राज्य कहलाएगा। इन्होंने क्या बोला? राज्य होने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? कहा इन्होंने जनसंख्या होना आवश्यक है। जिस राज्य की जनसंख्या नहीं है वो राज्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। किसके आधार पर? प्रोफेसर गार्नर के आधार पर। दूसरा पॉइंट बताया कि अगर जनसंख्या है तो उसकी सरकार होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि अगर सरकार है और जनसंख्या है तो उसका कुछ ना कुछ भौगोलिक क्षेत्र भी होना चाहिए। ये सारी चीजें वो बताई जा रही दोस्तों जो हर कोई नहीं बताता है, आपकी मतलब की चीजें हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर गार्डनर ने क्या बताया कि राज्य होने के लिए आपकी जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। और चौथा पॉइंट इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने कहा कि उस राज्य की क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो जिस राज्य के पास, जिस इकाई के पास ये चार चीजें नहीं है वो राज्य की श्रेणी में नहीं आता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखें सॉवरेनिटी या कहेंगे संप्रभुता। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें तिब्बत की, जैसे बात करें तिब्बत, तो क्या तिब्बत की अपनी जनसंख्या नहीं है? तिब्बत की अपनी सरकार नहीं है? नाम सुना होगा दलाई लामा। और क्या तिब्बत का अपना भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? भौगोलिक क्षेत्र होते हुए भी दलाई लामा का आपको भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करते। इन तीनों चीजों के होते हुए भी इसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास संप्रभुता नहीं है। चाइना कहता है कि तिब्बत वाला जो हिस्सा है वो मेरा है। दोस्तों समझ में आ रहा है? चाइना क्या कहता है? ये तिब्बत वाला क्षेत्र मेरा है। तो ऐसे कहेंगे कि जिस राज्य के पास ये चार चीजें निकल के नहीं आती हैं वो राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आप कहें संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश आपका राज्य है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, सरकार है, भौगोलिक क्षेत्र, संप्रभुता नहीं है। क्या ये अपने अनुसार क्या भारतीय क्षेत्र से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये कहेंगे संविधान में इसे राज्य नहीं बोला गया। राज्य का सीधा मतलब आता है कि वह बॉडी या संस्था जो सरकार द्वारा स्थापित की गई हो और समय समय पर लाभान्वित हो वो क्या कहलाती है? आपके राज्य कहलाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि और कौन से दो अनुच्छेद हैं जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं किसमें राज्य को बताया गया है कि राज्य 12 के अलावा और किसमें डेफिनेशन दी गई है। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि 12 के अलावा किसमें परिभाषित किया गया राज्य। गुड, आगे बोले। तो यहां पर 4 पॉइंट नोट कर लेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें। और आज की क्लास यहीं तक है आपकी। धन्यवाद।